हेलो एवरीबॉडी। तो लास्ट डे हम लोगों ने प्रोडक्शन एंड कॉस्ट चैप्टर खत्म कर लिया है और आज हम लोग एक नया चैप्टर के साथ शुरू करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मार्केट्स। वो हमारा चैप्टर 4 होगा। एंड दो इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और दूसरा उससे भी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। हम लोग काफी इंटरैक्टिव और इलस्ट्रेटिव वे में ये चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत इजी टॉपिक्स है जिसमें हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे और सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसलिए आराम से सिर्फ सुनना है, कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है और एग्जाम्पल्स को देखते जाना है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के साथ। तो देखो, सबसे पहला चीज टाइप्स ऑफ मार्केट में एक क्वेश्चन उठेगा, मार्केट होता क्या है, व्हाट इज अ मार्केट। अब एक चीज सोचो, हम लोग सब घर पे रहते हैं, घर पे बहुत जन रहते हैं, दादाजी दादी माँ मम्मी पापा भाई बहन बहुत लोग रहते हैं। सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा। दादाजी दादी माँ को हो सकता है कभी वॉकिंग स्टिक चाहिए होगा, चश्मा चाहिए होगा, मे बी मम्मी पापा को, मम्मी का रिक्वायरमेंट होगा सब्जी लाना है घर के लिए, पापा का रिक्वायरमेंट होगा कुछ और, कपड़े लाने हैं वगैरह वगैरह। हम लोग का रिक्वायरमेंट कुछ और होगा, मे बी कैलकुलेटर लाना है, बुक्स लाना है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होंगे। तो ये जो डिजायर रहता है, ये डिमांड जो रहता है, ये लोग बायर बनते हैं। बायर कौन है? बायर एक इंसान है, इंसान या कोई और भी हो सकता है, एक कंपनी भी एक बायर हो सकता है। बायर वो है जिसका एक डिमांड है, एक डिजायर है, ये हुआ बायर। सेलर कौन है? अब बायर है, बायर को कुछ चाहिए, वो जाएगा कहीं पे, जाएगा सामान लेने के लिए। अब वो जहां पे जाएगा, कोई और होगा जिसको वो सामान, जैसे मान लेते हैं कैलकुलेटर का एग्जांपल, हम लोग गए, हम लोग को एक कैलकुलेटर खरीदना है, हम लोग गए, तो वहीं पे कोई और होगा जो ये डिमांड को समझेगा और वो डिमांड को पूरा करने के लिए कैलकुलेटर बेचेगा, वो कैलकुलेटर सप्लाई करेगा, तो वो एक सेलर होगा। तो बायर कौन हुआ? जिसका एक डिजायर है, एक डिमांड है। सेलर कौन हुआ? जो वो डिजायर, जो बायर का डिजायर है उसको पूरा करे सप्लाई करके, वो है सेलर। तो हम गए कैलकुलेटर खरीदने, सेलर आया कैलकुलेटर बेचने, हमने बात किया, सेलर बोला ये कैलकुलेटर बेचेगा 500 रुपए में, हमने बोला नहीं, 400 के ऊपर हम लोग इस कैलकुलेटर का नहीं देंगे, बहुत महंगा है, ठीक है। तो वो बोला चलिए आपका नहीं मेरा नहीं, 450 पे डील क्लोज करते हैं। तो 450 में हमने वो कैलकुलेटर खरीदा और हमने 450 रुपीज, 450 रुपए उस सेलर को दे दिया, ठीक है। तो प्राइस हमने पे किया किसके लिए? एक गुड के लिए, कैलकुलेटर के लिए। तो हम लोग को मिला क्या? हम लोग को मिला कैलकुलेटर, हमने लिया एक कैलकुलेटर फॉर एग्जांपल, राइट। और ये कैलकुलेटर के बदले हमने दिया क्या? हमने 450 रुपए दिए। ये एक मार्केट बन गया जहां पे बायर ने पैसे दिए और एक गुड लिया, कैलकुलेटर लिया। अब दो क्वेश्चन उठता है मार्केट से। अभी तक हमने ये समझा मार्केट क्या है? इट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट, बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ गुड और सर्विस मीट, और यहां पे प्राइस का नेगोशिएशन या बार्गेनिंग होता है। ऐसा नहीं है कि सेलर ने अगर 500 बोल दिया तो 500 प्राइस हो गया, नहीं, बायर भी कुछ बोलेगा, सेलर भी कुछ बोलेगा, और कहीं पे जाके जहां दोनों अग्री कर जाएंगे वो प्राइस बन जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन उठता है, क्या ये एक फिजिकल प्लेस है? क्या हम लोग कहीं स्टोर में गए और कैलकुलेटर खरीदे, क्या हम उसको बोलेंगे मार्केट? बिल्कुल नहीं। मान लो आजकल इतना ऑनलाइन का जमाना है, Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह, इस पे भी हम ले लेते हैं, फटाक से जाके फोन घुमाया, कैलकुलेटर ऊपर में सर्च किया और कैलकुलेटर बाय कर लिया, बहुत सारे ऑप्शंस है, एक कैलकुलेटर बाय कर लिया, राइट। उसको भी हम मार्केट बोलते हैं। तो मार्केट जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल जगह हो, फिजिकल लोकेशन हो, इट कैन बी इन एनी मोड। द ओनली कंडीशन फॉर अ मार्केट इज कि बायर हो, सेलर हो और एक प्राइस का अग्रीमेंट हो, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, क्या मार्केट सिर्फ एक गुड के लिए होता है या सर्विस के लिए भी हो सकता है? मार्केट दोनों चीजों के लिए होता है। अब मान लो कल आप लोग को होटल में जाके एक दिन कहीं बाहर घूमने गए, तो होटल में, होटल का बुकिंग करके होटल में रहना है, तो वो भी एक मार्केट है। एयरप्लेन का टिकट्स, लेट से कहीं
हम लोग को घूमने जाना है तो एयरप्लेन का टिकट्स चाहिए, तो आज हम जाएंगे मेकमाईट्रिप.com वगैरह पे टिकट्स बुक करेंगे, तो वो भी एक मार्केट है। पर क्या वो गुड दे रहा है? वो गुड नहीं बेच रहा है, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो एक सर्विस सेल कर रहा है, तो वो भी एक मार्केट है। तो ऑल इन ऑल मार्केट क्या है? बहुत ही सिंपल। मार्केट क्या है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू ट्रांजैक्ट, बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ गुड और सर्विस, गुड भी हो सकता है सर्विस भी हो सकता है, टू ट्रांजैक्ट फॉर अ प्राइस, जहां दोनों अग्री करें, जहां दोनों बार्गेन करके वो लोग दोनों एक अग्रीमेंट पे पहुंचे कि हाँ भाई ये प्राइस फाइनल है। ये क्लियर होगा आई होप। अब मार्केट के 5 एलिमेंट्स होते हैं, देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ अ मार्केट, जिसमें से 3 बहुत ही सिंपल है, अभी हमने डिस्कस कर लिया। नंबर 1 क्या? फर्स्ट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है कि बायर एंड सेलर का होना जरूरी है। बायर एंड सेलर होगा तभी एक मार्केट, वो मार्केट कहलाया जाएगा, अदरवाइज वो मार्केट नहीं होगा। तो बायर एंड सेलर होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, एक गुड या एक सर्विस होना जरूरी है, तो एक गुड या एक सर्विस होना जरूरी है। नंबर 3, एक प्राइस होगा जिसके लिए हम बार्गेन करेंगे, तो एक प्राइस होना जरूरी है। ये नंबर 3, एक प्राइस होगा। नंबर 4, जो बायर एंड सेलर होंगे, जो लोग भी खरीद रहे होंगे या जो लोग भी बेच रहे होंगे, उनको आइडिया होगा कि और मार्केट्स में प्राइस क्या है। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, आप हम लोग को कैलकुलेटर चाहिए, हमने ऐसा तो नहीं होगा हम अमेजोन पे गए जो पहला देखा खरीद लिया, राइट? हम क्या करेंगे? हमने अमेजोन पे जाके सर्च किया, वहां मिला, फिर वही सेम चीज हम फ्लिपकार्ट पे देखेंगे, उसका क्या प्राइस है, जहां कम मिला। अगर जाहिर सा बात है ना, अगर एक कैलकुलेटर, कोई भी एक कैलकुलेटर अमेजोन पे 450 रुपए का मिल रहा है, वही सेम चीज फ्लिपकार्ट पे मान लेते हैं 400 रुपए का मिल रहा है, तो हम कहां से खरीदेंगे? ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे। तो बायर्स एंड सेलर्स को नॉलेज होगा मार्केट कंडीशंस का, कि यही चीज बाकी जगह पे क्या कितने दाम में बिक रहा है। सिंपल सा बात है, कभी अपनी मम्मी से आके पूछना, जब वो कहीं सब्जी खरीदने जाती हैं तो क्या एक बार में खरीद ली? नहीं, वो 10 सब्जी वालों से पूछेंगी कि क्या रेट है। उनको आइडिया होगा कि आलू का एक किलो आलू का दाम कितना, 1 किलो प्याज का दाम कितना, और फिर वो उसी प्राइस में खरीदेंगी जहां उनको सबसे बेस्ट डील या सबसे कम प्राइस में कुछ मिले। ये क्लियर है? तो बायर्स एंड सेलर्स को नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस होगा। 5th, एक प्राइस होगा एक गुड एंड सर्विस के लिए एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी अमेजोन पे मान लो ऐसा नहीं होगा कि एक कैलकुलेटर 400 का मिला, दूसरा एक सेम प्राइस, सेम कैलकुलेटर, सेम सेलर 500 में बेचेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक गुड का एक टाइम पे एक ही प्राइस होगा, so there will be one price for a good or service at one point of time। 5 कंडीशंस क्लियर है? पहला 3 तो बहुत सिंपल डेफिनेशन से आ रहा है, एक बायर सेलर होना चाहिए। बायर सेलर किसका होगा? एक गुड या एक सर्विस का होगा। और अगर बायर सेलर गुड सर्विस है तो ऑब्वियसली एक प्राइस होना चाहिए, तभी तो कुछ खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, तो एक प्राइस होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस हुए, 3 एलिमेंट्स हुए, सॉरी। 2 और एलिमेंट्स क्या है? एक, जो भी बायर एंड सेलर है उसको पता होगा, ही विल बी अवेयर ऑफ द मार्केट कंडीशंस, की बाकी मार्केट्स में क्या प्राइस है, वही सेम गुड या सर्विस का। लास्ट, एक गुड या एक सर्विस का एक पॉइंट पे सिर्फ एक प्राइस होगा, सो देयर विल बी वन प्राइस फॉर अ गुड और सर्विस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्लियर हुआ? कुछ लिखना नहीं है, अभी सिर्फ सुनना है और अभी सिर्फ समझना है, बाद में हम लोग बुक में मार्क कर लेंगे सब कुछ। अभी के लिए सिर्फ ध्यान दो और समझो कि हो क्या रहा है। मार्केट क्लियर है? अब मार्केट हमने देख लिया, व्हाट इज अ मार्केट एंड एलिमेंट्स ऑफ मार्केट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है टाइप्स ऑफ मार्केट्स। क्या है? मार्केट्स को क्लासिफाई किया जाता है बहुत अलग अलग टाइप में और अलग अलग हेड्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो ये 6 हेड्स है जिसके बेसिस पे मार्केट्स को क्लासिफाई किया जाता है। जैसा पहला, एरिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया मार्केट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। उसमें लोकल मार्केट आता है,
नेशनल मार्केट आता है, रीजनल मार्केट आता है, इंटरनेशनल मार्केट आता है। सब एक एक करके हम समझेंगे। ये सिर्फ हेड्स है। एरिया पे हम मार्केट्स को क्लासिफाई करते हैं, टाइम के हिसाब से मार्केट को क्लासिफाई करते हैं, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रेगुलेशन, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, कहां पे क्वांटिटी के हिसाब से, और कंपटीशन के हिसाब से हम मार्केट्स को क्लासिफाई करते हैं। लास्ट में हम ये चार्ट हमको और बेटर समझ आएगा जब हम एक एक हेड को अच्छे से हम समझ चुके होंगे। तो अभी के लिए बस ये 6 हेड्स को एक बार ध्यान से देख लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सबसे पहला हेड जिसके हिसाब से हम मार्केट को क्लासिफाई करते हैं वो होता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये चीज को यहां पे ध्यान से देखो, इन टर्म्स ऑफ एरिया मार्केट को क्लासिफाई करना है। अब यहां देखो, ये वर्ल्ड मैप है, इसमें इंटरनेशनल दिया हुआ है। मान लो ये हमारा भारत, इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में किसी को कुछ चाहिए टोक्यो से, या इंडिया में किसी को कुछ चाहिए मॉस्को से, या इंडिया में किसी को कुछ चाहिए टोरंटो से। तो ये क्या हुआ, ये इंटरनेशनल मार्केट है जो बियॉन्ड द बाउंड्रीज एग्जिस्ट करता है। यानी कंट्री का या कोई भी कंट्री या कॉन्टिनेंट का बाउंड्री के बाहर चले जाए तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके हम ट्रेड करेंगे। तो इंडिया को अगर मॉस्को से कुछ चाहिए तो कुछ चाहिए तो इंपोर्ट हुआ, कुछ बेचना हुआ तो एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट है जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बात आएगा, राइट। जरूरी नहीं है इसमें इंडिया हो, कोई भी 2 मार्केट हो सकता है। टोरंटो और मेक्सिको में भी डील हो सकता है, वो भी इंटरनेशनल मार्केट होगा। बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट क्या है, जो बाउंड्रीज, एक कंट्री का जो बाउंड्री होता है उसके बियॉन्ड जाए, उसके बाहर जाए, तो वो इंटरनेशनल मार्केट है। अभी हम सब एग्जांपल से समझेंगे, अभी सिर्फ एरिया समझ रहे हैं। ये हुआ इंटरनेशनल मार्केट। अब इंटरनेशनल के बाद आता है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट क्या हुआ, नाम से समझना है। नेशनल मार्केट क्या हुआ, नेशनल मार्केट वो हुआ जो हमारे देश में सीमित है, जो कंट्री के बॉर्डर, ज्योग्राफिकल बॉर्डर जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर एग्जिस्ट करे, उसको हम बोलते हैं नेशनल मार्केट। यानी इंडिया में बायर होगा और इंडिया में ही सेलर होगा, इंडिया में ही वो ट्रांजैक्शन हुआ, तो ये हुआ नेशनल मार्केट। अनलाइक इंटरनेशनल मार्केट जिसमें बायर मान लो इंडिया में है तो सेलर कहीं और है, या तो मॉस्को में है, या मे बी टोरंटो में है, या टोक्यो में है, या कहीं और है, राइट। ये हुआ नेशनल मार्केट। दूसरा आता है रीजनल मार्केट। अब ये है इंडिया, ये हमारा पूरा इंडिया, भारत। अब इसमें भी छोटे छोटे स्टेट्स हैं, जैसे मान लो इधर वेस्ट बंगाल हुआ, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, छोटे छोटे स्टेट्स हैं। तो ये स्टेट्स का जो मार्केट होगा उसको हम बोलेंगे रीजनल मार्केट। एक स्टेट का मार्केट को रीजनल मार्केट बोल सकते हैं, या इंडिया में ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन एंड सेंट्रल रीजन। रीजन को हम एक नेशन को हम रीजन्स में क्लासिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं रीजनल मार्केट। अभी सब एग्जांपल से समझेंगे। और रीजन के अंदर अब वेस्ट बंगाल भी तो काफी बड़ा है, पंजाब, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे काफी बड़े हैं, अपने में ही काफी बड़े हैं। उसके अंदर काफी लोकैलिटीज हैं, काफी सारे लोकैलिटीज है, उसको बोलते हैं लोकल मार्केट। जो बहुत छोटा सा एक डिस्टेंस में भी एरिया, जैसे कलकत्ता में एक एरिया है पार्क स्ट्रीट, दिल्ली में एक एरिया है चांदनी चौक, मुंबई में एक एरिया है नवी मरीन ड्राइव ले लेते हैं, तो ये एक एरिया तक ही सीमित हो, ये हो गया लोकल मार्केट। इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल, लोकल। आई होप ये क्लियर होगा। अभी सिर्फ हमने एरिया के टर्म्स में समझा है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स के टर्म्स में। ये देखो, इन टर्म्स ऑफ एरिया मार्केट को कैसे क्लासिफाई करेंगे।
जो लोकल मार्केट होता है, लोकल एरिया तक सीमित होता है, लोकल मार्केट, उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? एक छोटा सा एग्जांपल समझो। अब अगर आपको सब्जी खरीदना है, तो अब कोई अगर वेस्ट बंगाल में रहने वाला सब्जी खरीदना चाहता है, तो वो दिल्ली में तो किसी को फोन करके नहीं बोलेगा ना सब्जी भेज, राइट? वो घर के नीचे उतरेगा, 2-4 कदम चलेगा और वो सब्जी खरीद लेगा। तो पेरिशेबल कमोडिटीज जहां है, पेरिशेबल गुड्स या पेरिशेबल कमोडिटीज जिसको हम बोलते हैं, जो अगर हम लोग दिल्ली से सब्जी मंगाते हैं तो वो रास्ते में ही खराब हो जाएगा, रास्ते में ही सड़ जाएगा। तो इसीलिए वो आपको नीचे उतर के आसपास कहीं लोकेलिटीज में से ही खरीद लेना बेस्ट है। तो उसको बोलेंगे लोकल मार्केट, जहां पे यूजुअली पेरिशेबल गुड्स खरीदे या बेचे जाते हैं, जैसे सब्जी, मिल्क, एग्स, बटर वगैरह, जो डे टू डे कंजम्पशन वाला खाना का जो सामान है, खाने का जो सामान है, जो सड़ जाएगा अगर हम उसको ज्यादा टाइम तक रखें या स्टोर करें, उसको बोलते हैं, वो बेस्ट लोकल मार्केट से खरीदा जाता है। दूसरा जो एक चीज लोकल मार्केट से खरीदा जाता है वो होता है ब्रिक्स वगैरह जैसा चीज, जिसको हम बल्की आर्टिकल्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बल्की आर्टिकल्स। अब मान लो अगर आपका घर बन रहा है तो ब्रिक्स चाहिए, बेसिक है, घर का बिल्डिंग का वॉल्स बनाने के लिए ईटा, पत्थर, सैंड वगैरह चाहिए होता है। तो ये भी हम कहीं और से तो नहीं मंगवाएंगे कि यहां चलो यहां से मान लो कोई वेस्ट बंगाल में रह रहे, मुंबई में बोला, मुंबई में किसी डीलर को फोन करके बोला कि ब्रिक्स भेजो, राइट? वो तो नहीं होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा वेस्ट बंगाल में मिल रहा है जो ब्रिक्स, उसका क्वालिटी बहुत ही अलग हो जो मुंबई या दिल्ली में मिले, राइट? वैसा नहीं होगा। तो ये भी हम लोकल मार्केट से आसपास वाले जगहों से खरीद लेते हैं, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, वो बहुत अनइकोनॉमिकल होता है, दैट इज नॉट फेवरेबल टू अस। तो बल्कि आर्टिकल्स लाइक ब्रिक, सैंड, स्टोन्स एक्सेट्रा, ये लोकल मार्केट से खरीदा जाता है। तो लोकल मार्केट से हम क्या चीजें खरीदते हैं? पेरिशेबल गुड्स, बल्कि आर्टिकल्स, इनका मार्केट लोकल एरिया में सीमित रहता है। नेक्स्ट अगर हम है रीजनल मार्केट, जो वेस्ट बंगाल हो गया या ईस्टर्न रीजन, मुंबई से बेटर महाराष्ट्र या वेस्टर्न रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब वगैरह, नॉर्दर्न रीजन एक्सेट्रा, ये हो गया रीजनल मार्केट, जिसमें क्या वेस्ट बंगाल में मान लो रसगुल्ला फेमस है, तो वेस्ट बंगाल के लिए रसगुल्ला का रीजनल मार्केट ईस्टर्न रीजन वेस्ट बंगाल होगा। वही सेम चीज मान लो मुंबई महाराष्ट्र में वड़ा पाव फेमस है, तो वड़ा पाव के लिए वेस्टर्न रीजन एक रीजनल मार्केट है, वो वहां पे ज्यादा बिकेगा। ऐसा नहीं आपको कलकत्ता में कहीं पे वड़ा पाव नहीं मिलेगा, पर जो उसका खासियत है, जो उसका स्पेशलिटी है, वो महाराष्ट्र ही है, वो उसका रीजनल मार्केट है। सिमिलरली अगर हम दिल्ली का बात करें तो दिल्ली में छोले कुलचे, ये सारे रीजनल मार्केट्स है, वो उनका जो डिमांड है, इसका डिमांड एंड सप्लाई एक रीजन में मैक्सिमम है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं और नहीं मिलेगा, ये मिलेगा कहीं और, पर इसका मैक्सिमम डिमांड एंड सप्लाई ये ज्यादा करके उस एरिया में ही मिलेगा, राइट? लोकल, रीजनल। इसके बाद आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल, जिसको हम एक साथ देख लेते हैं। अब मान लो किसी को टाटा नैनो खरीदना है, तो टाटा नैनो का मार्केट नेशनल है, क्योंकि वो इंडिया में ही बनेगा टाटा के किसी फैक्ट्री में, और वो इंडिया में ही बिकेगा, क्योंकि इंडिया वाले ही टाटा नैनो खरीदेंगे। अब सिमिलरली कोई एक इंसान जो इंडिया में रह रहा हो, उसको रोल्स रॉयस खरीदने का मन हो गया। अब वो रोल्स रॉयस तो इंडिया में नहीं बनता है, तो उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा कहीं और से, तो वो कोई एक सप्लायर खोजेगा इंडिया के बाहर जाके, इंडिया के बाहर उसको कहीं पे कोई सप्लायर मिलेगा तो वो इंपोर्ट कराएगा इंडिया में। तो ये हो गया इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि ये इंडिया के ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स के बाहर जा रहा है, ये इंडिया के बॉर्डर्स पे सीमित नहीं है, ये दुनिया को अपना बॉर्डर्स मान लिया है। तो ये हो गया इंटरनेशनल मार्केट। यहां तक आई होप क्लियर है।
इन टर्म्स ऑफ एरिया हम लोग मार्केट को कैसे क्लासिफाई करते हैं, लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। आई होप अब एग्जाम्पल्स के साथ तो सबको क्लियर समझ आ गया होगा। सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखो, अपने आप सब उसका फीचर्स वगैरह याद आते रहेगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे हम चलते हैं मार्केट का। नेक्स्ट जो हम मार्केट्स को क्लासिफाई करते हैं वो कैसे क्लासिफाई करते हैं, इन टर्म्स ऑफ टाइम होराइजन। टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से हम मार्केट्स को क्लासिफाई करते हैं। कैसे, अब मान लो वही सेम चीज पेरिशेबल गुड्स का हम एग्जांपल लेते हैं, सब्जी वगैरह, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज, एग्स, इनका शेल्फ लाइफ बहुत छोटा है, राइट, इसीलिए इसको हम पेरिशेबल बोलते हैं। तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या हुआ, वो मार्केट पेरिशेबल गुड्स का मार्केट होता है जिसका सप्लाई हम शॉर्ट टर्म में, वो बहुत छोटे से पीरियड में हम उसका सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते। तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट जिसको हम बोलते हैं वो किसका मार्केट हुआ। एग्जाम्पल अगर हम लिखें, ये पेरिशेबल गुड्स का हुआ, पेरिशेबल गुड्स, राइट। अब इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर जिसको हम बोले वो क्या होगा, सप्लाई, जो सप्लाई होता है कैन नॉट बी चेंज्ड। इसका मतलब क्या, वेजिटेबल्स का सप्लाई मार्केट में एक छोटे से पीरियड में फिक्स्ड होगा। नेक्स्ट 1 या 2 दिन में, 1, 2, 3 दिन में वेजिटेबल्स का सप्लाई चेंज नहीं किया जा सकता। अगर मार्केट में, मान लो कलकत्ता के मार्केट में अगर 1000 पैकेट दूध आ रहा है तो वो नेक्स्ट दिन भी 1000 पैकेट दूध ही आएगा। शॉर्ट टर्म में उसका सप्लाई को हम चेंज नहीं कर सकते, उसका सप्लाई फिक्स्ड रहेगा, उसका सप्लाई हम चेंज नहीं कर सकते, वेरी नहीं कर सकते, कम या बेसी नहीं कर सकते। अब अगर सप्लाई चेंज नहीं कर सकते, ये हम लोग पढ़ के आ रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई में, तो क्या चीज पे प्राइस वेरी करेगा, डिमांड पे। सप्लाई है फिक्स्ड, सप्लाई चेंज नहीं हो सकता। अगर सप्लाई फिक्स्ड है तो जाहिर सा बात है प्राइस किस पे डिटरमाइन करेगा, डिमांड पे। अगर डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, डिमांड कम तो प्राइस गिराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सप्लाई फिक्स्ड है, सप्लाई को हम चेंज नहीं कर सकते, तो प्राइस डिपेंड्स ऑन डिमांड। तो इस केस में क्या होगा, प्राइस डिपेंड्स ऑन डिमांड, राइट। तो ये है वेरी शॉर्ट पीरियड जहां पे सप्लाई चेंज नहीं होगा एंड प्राइस विल डिपेंड ऑन डिमांड। और ये किन चीजों के लिए, ये पेरिशेबल कमोडिटीज, पेरिशेबल गुड्स के लिए होते हैं। जो नेक्स्ट आता है वो है शॉर्ट पीरियड मार्केट्स। शॉर्ट पीरियड मार्केट्स में कौन सा आता है, एक एग्जांपल के तौर पे शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है टेक्सटाइल्स वाला, कपड़ों का मार्केट जिसको हम बोलते हैं, टेक्सटाइल या क्लॉथ। इसमें क्या है, इसका खास बात या इसका फीचर क्या है, इसमें इसका जो सप्लाई है, कपड़ों का सप्लाई चेंज किया जा सकता है बाय एम्प्लॉइंग, ध्यान से सुनना, बाय एम्प्लॉइंग वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये हम अभी पढ़ के आ रहे हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाले चैप्टर में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड। वेरिएबल यूजुअली कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुआ, लेबर, मैन पावर। और फिक्स्ड कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुआ, कैपिटल, कैपिटल वाला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी। तो शॉर्ट पीरियड मार्केट कौन सा मार्केट हुआ, जिसमें हम प्लांट एंड मशीनरी चेंज नहीं कर सकते पर वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो शॉर्ट पीरियड मार्केट में, यानी कपड़ों का जो बाजार है उसमें कपड़ों का सप्लाई चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी 2-3 लेबर्स को आप और लगा लो, ओवर टाइम करा लो और आप ज्यादा कपड़ा सिला जा सकता है, राइट। अगर साड़ी बनाना है तो साड़ी वाले कंपनीज क्या करेंगे, वो ओवर टाइम में लेबर्स को एक्स्ट्रा काम करा लेंगे, वो और लेबर्स को हायर कर लेंगे, वो और मैन पावर हायर कर लेंगे, तो उनका सप्लाई बढ़ जाएगा। क्योंकि यहां पे प्लांट एंड मशीनरी चेंज नहीं हो सकता शॉर्ट पीरियड में।
तो वो मार्केट्स जिसमें शॉर्ट पीरियड में हम सप्लाई को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि मैन पावर, उस मार्केट को हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड मार्केट। यहां पे प्राइस विल डेफिनेटली नॉट डिपेंड ऑन डिमांड, वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड में तो डिमांड पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसका सप्लाई भी चेंज किया जा सकता है शॉर्ट पीरियड में बाय एम्प्लॉइंग मैन पावर, जैसा अभी हमने देखा, राइट। तो इसका खास बात क्या है, सप्लाई कैन बी चेंज्ड बाय ऑल्टरिंग वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। आई होप ये क्लियर होगा। कुछ नहीं लिखना है, सब बुक में है, हम लोग लास्ट में मार्क करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान दो, सिर्फ सुनो, एग्जाम्पल समझो एंड दिमाग में बैठाओ, और अभी कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट हमने देख लिया, जहां सप्लाई चेंज नहीं हो सकता। शॉर्ट पीरियड मार्केट हमने देख लिया, जहां सप्लाई चेंज हो सकता है, क्या चेंज करके, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आता है लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या होता है, लॉन्ग पीरियड मार्केट वो मार्केट है जहां पे हम सप्लाई को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हम वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, पर साथ साथ हम फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्लांट एंड मशीनरी को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोटिव कंपनीज, जैसे कि एग्जाम्पल मारुति, ह्यूंडई, टोयोटा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल इसमें क्या हुआ, ऑटोमोटिव कंपनीज। इसका फीचर क्या होगा, जैसा अभी हमने देखा, इसमें सप्लाई कैन बी चेंज्ड, सप्लाई कैन बी चेंज्ड बाय ऑल्टरिंग all factors of production, by altering all factors of production। यानी क्या, इसमें वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं एंड फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। इसीलिए तो इसको लॉन्ग पीरियड मार्केट बोलते हैं, क्योंकि इसका टाइम पीरियड इसका टाइम पीरियड थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें हम नया प्लांट, मान लो ऑटोमोटिव्स है, ठीक है, मान लो कल को इंडिया में अचानक से लोगों को गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी का डिमांड आएगा, तो कंपनीज को क्या करना होगा, एक कंपनी अगर शॉर्ट पीरियड में गाड़ी का डिमांड आया तो वो ओवर टाइम कराएंगे, वो वही फैक्ट्री को ओवर टाइम चलाएगा शॉर्ट पीरियड में डिमांड मीट करने के लिए। पर अगर कोई कंपनी को लगता है कि मेरा 2 साल या 3 साल बाद इंडिया में डिमांड बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगों का इनकम लेवल बढ़ जाएगा, अगर कोई कंपनी को ऐसा लगता है तो वो क्या करेगा, तो वो नया प्लांट बिठा देगा कहीं और पे, राइट। तो इस केस में दोनों चीजें चेंज किया जा सकता, दोनों चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी जहां जरूरत हो, और अगर जरूरत पड़े तो हम नया प्लांट भी बैठा सकते हैं। इसीलिए इसको हम लॉन्ग पीरियड मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, या इसको हम एक और चीज बोलते हैं, इसको हम सेक्युलर मार्केट भी बोलते हैं, सेक्युलर मार्केट भी बोलते हैं। वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट्स आर नोन एज सेक्युलर मार्केट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज सेक्युलर मार्केट्स, राइट। तो इसका खास बात क्या है, इसका खास बात यह है कि इसमें, इसका एग्जाम्पल सबसे पहले हम समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एयरप्लेन मार्केट। एयरप्लेन मार्केट मतलब इंडिगो, स्पाइसजेट नहीं, चीज समझना। एयरप्लेन मार्केट मतलब इंडिगो को प्लेन उड़ाने के लिए प्लेन खरीदना पड़ेगा, तो वो किसके पास जाएगा, बोइंग या एयरबस के पास जाएगा, अपने एयरप्लेन्स का ऑर्डर उनको देगा कि हाँ भैया मुझे इस साल में मिला के 100 प्लेन्स चाहिए, राइट। तो ये वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट है, क्योंकि एक
एयरप्लेन को बनाने में बहुत टाइम लगता है, और अगर एक नया प्लांट बिठाना हो जो एयरप्लेन्स मैन्युफैक्चर करे, अगर नया प्लांट बिठाना हो तो बहुत ज्यादा टाइम इसमें लग जाएगा एक नया प्लांट बिठाने में। इसीलिए इसको हम वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट बोलते हैं। तभी तो इस सेक्टर में प्लेन्स बनाने में दो मेन कंपनीज है, एयरबस और बोइंग। तो यहां पे ये बहुत लंबे पीरियड को कवर करता है। इसमें अगर आपको एक नया प्लांट बिठाना है तो लंबा टाइम के लिए एक बार प्लान करना पड़ेगा, तब जाके आप प्लांट बिठा सकोगे इसमें। इस चीज को हम बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट या सेक्युलर मार्केट। तो यहां पे क्या होगा, सप्लाई कैन बी ऑल्टर्ड ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड्स। इसमें हम ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली चेंज कर ही सकते हैं, पर साथ साथ क्या ये मार्केट किस पे डिटरमाइन करता है, ये मार्केट किस पे चलता है, चेंजिंग नीड्स के ऊपर चलता है। लोगों को चाहिए क्या। अगर आज चाहिए एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट जिसमें मान लो 200 सीटिंग कैपेसिटी हो, तो वैसा कंपनीज वैसा प्लेन बनाएंगे। हो सकता है कल को कुछ और चाहिए होगा कि 200 नहीं, अब हमको चाहिए और थोड़ा बड़ा 150, 250 या 300 सीटिंग कैपेसिटी का प्लेन चाहिए, पर साइज वैसा रहना चाहिए। या कुछ एक नया टेक्नोलॉजिकल चेंज लेके आना है, कुछ एक नया चेंज होगा विच विल चेंज द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसा अगर आज मान लो आज का एयरक्राफ्ट जो है वो 200 लोगों को बैठा सकता है, तो कल कोई नया एयरक्राफ्ट बन के आएगा जो 300 लोगों को बैठा सके और वो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज है। ये टेक्नोलॉजिकल चेंज वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट्स में होता है। ये ज्यादा डिटरमाइंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पे होता है। आई होप ये क्लियर होगा। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, पेरिशेबल गुड्स, प्राइस चेंज, सप्लाई चेंज नहीं होता, प्राइस डिपेंड करेगा पूरी डिमांड के ऊपर। शॉर्ट पीरियड मार्केट, टेक्सटाइल या कपड़ों का मार्केट, सप्लाई चेंज हो सकता है कैसे, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या मैन पावर को चेंज करके। लॉन्ग पीरियड मार्केट, ऑटोमोटिव कंपनीज इसकी एग्जांपल्स हैं। सप्लाई चेंज हो सकता है जिसमें हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड बोथ। दूसरा आता है, लास्ट आता है वेरी लॉन्ग या सेक्युलर, वेरी लॉन्ग पीरियड या सेक्युलर मार्केट, जिसमें यहां पे मेन जो चेंज होता है वो होता है टेक्नोलॉजिकल चेंज। और इसका एग्जांपल है एयरप्लेन मार्केट। आई होप सबको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं, दो हमने सीख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कैसे क्लासिफाई करना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होराइजन कैसे क्लासिफाई करना है। अब जो एक थर्ड क्राइटेरिया है वो है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम मार्केट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम मार्केट्स को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक स्पॉट मार्केट और दूसरा फ्यूचर मार्केट। कैसे कैसे हमने क्लासिफाई किया, एक स्पॉट मार्केट, दूसरा फ्यूचर मार्केट। इसका एग्जांपल समझते हैं। अब मान लो आज का दिन मान लेते हैं, आज है 1 जनवरी। एग्जाम्पल, मान लो 1 जनवरी के दिन मेरे पास लेट से जूते नहीं है, मुझे एक जूते का सेट खरीदना है। आई हैव टू बाय अ पेयर ऑफ शूज। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा हम लोग एक जूता कितने का आएगा, 2000, 3000, ज्यादा से ज्यादा 4000। तो हम उतना रुपया लेके मार्केट में जाएंगे। मान लो रीबॉक के शोरूम में हम चले गए, रीबॉक के शोरूम में चले गए, हमने देखा क्या क्या शूज है। मान लो ये हमें बायर जिसको हम बोलते हैं और ये सेलर है। इसने शूज दिखाया, अलग अलग शेल्फ पे शूज दिखाया, ठीक है। और वहीं पे हमने एक शूज सिलेक्ट किया, वहीं पे हमने एक शूज सिलेक्ट किया, उसको पैसे दे दिए और हम आ गए। तो हम यहीं पे उसको मान लो 2000 रुपये हमने उसको दिया और यहाँ पे एक शूज लिया और हम आ गए। तो गुड्स डिलीवर किस दिन हुआ, इमीडिएटली हमने गुड्स का डिलीवरी ले लिया। गुड्स भी आज ही डिलीवर हो गए, ऑन स्पॉट गुड्स डिलीवर हुए। ऑन स्पॉट हमने शूज सिलेक्ट किया
ऑन स्पॉट हमने पैसे दिए और गुड्स का डिलीवरी, शूज का डिलीवरी ले लिया, राइट। तो गुड्स किस दिन डिलीवर हुए? गुड्स डिलीवर हुए 1 जन। पैसे किस दिन हमने दिए? पैसे भी हमने दिए 1 जन, आज के ही दिन हमने दे दिए। तो ये ट्रांजैक्शन जो है, ये पूरा ट्रांजैक्शन स्पॉट पर ही हो गया। स्पॉट यानी वो जगह पर ही हो गया। गुड्स हमने लिया, पैसे हमने दिए और हम आ गए। तो ये स्पॉट ट्रांजैक्शन जो हुआ, इसको हम बोलते हैं स्पॉट मार्केट। ये पूरे मार्केट को हम बोलते हैं स्पॉट मार्केट, जहां पे क्या हुआ, गुड्स का इमीडिएट डिलीवरी, इमीडिएट पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन उधर सेटल हो गया। स्पॉट मार्केट, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। अब वही चीज ये था, हम गए रीबॉक के शोरूम में, हम लोग को तो एक शूज का वन पेयर ऑफ शूज खरीदना है, एक जूते का सेट खरीदना है, तो हम वो खरीदे और हम आ गए, राइट। नेक्स्ट, कुछ लोग बदमाश कंपनी, एक मूवी आया था काफी पहले, वो आपने देखा होगा। उसमें शाहिद कपूर और उसके जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, उसका पूरा पलटन जो है, वो लोग चाइना जाते हैं रीबॉक के कंपनी में। रीबॉक का जो हेडक्वार्टर्स है, वो लोग वहां जाते हैं और वो लोग एक डील करते हैं रीबॉक के मैनेजर के साथ कि उनको 1 लाख पेयर ऑफ शूज चाहिए। रीबॉक का 1 लाख पेयर ऑफ शूज चाहिए। क्या चीज का डील किया? अगर कोई ये मूवी नहीं देखा है तो जरूर देखना, अच्छा मूवी है। वो लोग क्या चीज का डील करके आते हैं? 1 लाख पेयर ऑफ शूज, ठीक है। रीबॉक के हेडक्वार्टर में गए, उन्होंने बोला कि हम लोग को 1 लाख पेयर ऑफ शूज चाहिए। अब ऑब्वियसली मैनेजर जो था रीबॉक का, वो खुश भी होगा कि इनको 1 लाख पेयर ऑफ शूज चाहिए, पर वो चिंतित भी होगा कि हम इनको 1 लाख पेयर ऑफ शूज आज तो नहीं दे सकते, क्योंकि इतना हमारे स्टॉक में ही नहीं है। हम लोग को क्या करना होगा? रीबॉक बोलेगा हम लोग को तो पहले शूज बनाना पड़ेगा, फिर हम आपको डिलीवर कर पाएंगे। तो शाहिद कपूर बोला कि 1 लाख पेयर ऑफ शूज। रीबॉक वाला बोला 3 मंथ्स में हम आपको डिलीवर करेंगे। शाहिद कपूर बोला 3 मंथ्स चलेगा नहीं, हम लोग को चाहिए 3 वीक्स। तो 3 वीक्स में क्या होगा? ये रीबॉक का शूज, रीबॉक जो है वो 1 लाख पेयर ऑफ शूज, 1 लाख पेयर्स ऑफ शूज डिलीवर करेगा। और शाहिद कपूर एंड फ्रेंड्स उसको कुछ पैसे एडवांस देंगे, ऑब्वियसली कुछ पैसे बाद में देंगे। पेमेंट टर्म्स अलग हो सकता है, वो हो सकता है पूरे पैसे 3 हफ्ते बाद दे, हो सकता है आधे आज दे आधे बाद में दे, हो सकता है पूरा आज दे दे। पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हुआ, ऑल इन ऑल इसमें क्या हुआ, शाहिद कपूर एंड फ्रेंड्स चाइना गए, रीबॉक के हेडक्वार्टर में मैनेजर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। मान लो वो 1 जन को वो लोग गए, 1 जन को गए और उन्होंने बोला कि हम लोग को चाहिए 1 लाख पेयर्स ऑफ शूज, पर रीबॉक बोलेगा मेरे पास है नहीं, बनाना पड़ेगा। तो शाहिद कपूर एंड फ्रेंड्स बोलेंगे चलो ठीक है आप बना के दो, पर दे देना। 3 हफ्ते का टाइम हुआ, यानी क्या, मान लेते हैं 22 जन को डेट हुआ जिस दिन डिलीवर किया जाएगा। और पेमेंट वेरी कर सकता है, 1 जन को भी हो सकता है, 22 जन को भी हो सकता है, या उसके बीच में पार्ट पेमेंट्स करके भी हो सकता है। पेमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पेमेंट का टर्म्स वेरी कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज में? इस चीज में इंपॉर्टेंट ये है, 1 जन को शाहिद कपूर फ्रेंड्स जब चाइना गए तो उन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया रीबॉक के साथ कि आप हम लोग को 1 लाख पेयर्स ऑफ शूज बना के दो और इससे रिलेटेड जितना पेमेंट होगा हम आपको करेंगे। और 22 जन को डिसाइड हुआ कि ये डेट ऑफ डिलीवरी माना जाएगा। तो गुड्स डिलीवर किस दिन हो रहा है? गुड्स डिलीवर हो रहा है 22 जन को। और पेमेंट कब होगा? मान लेते हैं पार्ट पेमेंट्स में चलेगा, बीच बीच में होता जाएगा। तो हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए जरूर 1 जन को,
पर गुड्स डिलीवर 1 जन को नहीं, एक फ्यूचर डेट पे होगा, एक फ्यूचर डेट पे होगा 22 जन, तो इसको हम बोलेंगे फ्यूचर मार्केट। आई होप ये स्पॉट एंड फ्यूचर का डिफरेंस आप लोग को क्लियर होगा। स्पॉट मार्केट क्या है, हम गए ओवर द काउंटर रीबॉक में, हमने चूज किया, हमने वो पेयर ऑफ शूज ले लिया, पैसा दिया, पैसा हमने दे दिया और हम आ गए। पर बदमाश कंपनी में ऐसा नहीं हुआ था, उन लोगों ने पहले ऑर्डर प्लेस कर दिया था, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था कि हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, इस दिन हमको डिलीवरी चाहिए, तो ये एक फ्यूचर मार्केट है। फ्यूचर मार्केट क्या, डेट ऑफ डिलीवरी फ्यूचर में होगा। हम कॉन्ट्रैक्ट में आज जरूर एंटर करेंगे पर सामान हम लोग बाद में लेंगे, ये है एक फ्यूचर मार्केट। अब इसको एक समरी एग्जांपल देख लो, क्लियर हो जाएगा ये पूरा। इंपॉर्टेंट क्या है इस केस में, ये है स्पॉट, जो लेफ्ट वाला है ये है स्पॉट मार्केट। इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इमीडिएट डिलीवरी। ये गोल्ड है, जो गोल्ड प्रोडक्ट है, यहां पे गोल्ड गुड है, तो सेलर गोल्ड आज डिलीवर करेगा और हम आज ही इसको पेमेंट करके सेटल कर लेंगे। ये हुआ स्पॉट मार्केट जहां पे इमीडिएट डिलीवरी है। नेक्स्ट आया फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाता है। फ्यूचर मार्केट में सबसे पहला एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें यह बोला जाएगा कि डिलीवरी फ्यूचर में है। जैसे इस केस में ये डेट को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये पुराना ही पिक्चर अवेलेबल था, नया कोई पिक्चर अवेलेबल ही नहीं था। तो मान लेते हैं आज का डेट 1 जनवरी जैसा हमने देखा और डिलीवरी शेड्यूल्ड है 22 जनवरी को। क्या चीज का डिलीवरी, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ, एक फार्मर और एक ट्रेडर के बीच में। ट्रेडर बोला कि मेरे को 4000 बुशल्स छोड़ दो, बुशल्स कुछ नहीं है, क्वांटिटी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, 4000, ये भुट्टे का पिक्चर है, कॉर्न, 4000 केजीज मान लेते हैं या 4000 क्वांटिटी बस बोलते हैं, 4000 क्वांटिटी चाहिए भुट्टे का, लेट्स से भुट्टे का 4000 क्वांटिटी चाहिए। फार्मर बोला ठीक है, मैं आज तो ये नहीं दे सकता, 22 जन को मैं आपको ये दे दूंगा। तो वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए और वो कॉन्ट्रैक्ट में ये प्राइस डिसाइड हो गया कि एक भुट्टे का ये प्राइस होगा और दोनों जन अपना अपना सिग्नेचर मार दिए एंड वो कॉन्ट्रैक्ट उधर सेटल हो गया। इसको बोलते हैं फ्यूचर मार्केट, क्योंकि इसमें डिलीवरी फ्यूचर में होगा, आज नहीं होगा, डिलीवरी फ्यूचर में होगा। आई होप ये क्लियर होगा। 3 हेडिंग्स हमने पढ़ लिया है, एरिया, टाइम होराइजन एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। जो चौथा है, चौथा बेसिस ऑफ हेडिंग का जो बेसिस है जिस पे हम मार्केट को क्लासिफाई करेंगे वो है रेगुलेशन, वो है रेगुलेशन। अब मान लो आप लोग को एक दारू का फैक्ट्री बैठाना है या एक सिगरेट का फैक्ट्री बैठाना है, क्या आज मन में आया चलो सिगरेट का फैक्ट्री बैठाते हैं, क्या हम जाके बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते? क्योंकि हमको इसके लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है जो हमको फॉलो करना होगा, बहुत सारे गवर्नमेंट के लॉज है, बहुत सारे गवर्नमेंट के कंडीशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है जो हमको फुलफिल करना होगा। तो ये हम मन चाहा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि आपका आज मन किया दारू का भट्टी बैठाना और आप बैठा दिए, ना ना ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों ये पॉसिबल नहीं है? ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये एक रेगुलेटेड मार्केट है, ये एक रेगुलेटेड मार्केट है। यहां पे गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करके रखा है कि अगर किसी को दारू का फैक्ट्री या मान लो सिगरेट का फैक्ट्री बैठाना है, अगेन एक डिस्क्लेमर, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट्स इज इंजूरियस टू हेल्थ। कल ये मत आके बोलना कि भैया आप तो बोल रहे हो सिगरेट स्मोकिंग ना, स्मोकिंग ऑफ सिगरेट्स इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहां पे एक डिस्क्लेमर दे देना चाहिए था, पर चलो ठीक है, मान लो ये डिस्क्लेमर है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। वापस आते, रेगुलेटेड क्या, गवर्नमेंट बोलेगा अगर आपको सिगरेट का फैक्ट्री बैठाना है, दारू का फैक्ट्री बैठाना है, मेरे से आके परमिशन लो,
तब जाके आप बैठा सकोगे। और वही दूसरा चीज, आपका मन क्या कि मेरे को चाय का दुकान बैठाना है, सीए वगैरह होना नहीं है, सीए वगैरह नहीं होगा, चाय का दुकान बैठाते हैं, बहुत कमाई है। तो चाय का भट्टी बैठाने के लिए क्या गवर्नमेंट से जाके अप्रूवल लेना है? नहीं लेना है। चाय का भट्टी जिसका मर्जी वो बैठा सकता है। फुटपाथ पे चाय का फुटपाथ भी क्यों, एक बड़ा सा लैविश या एक शोरूम बनाओ, चाय का दुकान खोलो और चाय बेचो, कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। तो ये क्या है? ये अनरेगुलेटेड मार्केट है। ये अनरेगुलेटेड मार्केट है, या इसको हम फ्री मार्केट भी बोलते हैं। इसको हम फ्री मार्केट भी बोलते हैं, बिकॉज यहां पे कोई भी आके भट्टी बैठा सकता है, कोई भी आके दुकान लगा सकता है और कोई भी आके उसको बेच सकता है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं फ्री मार्केट। एक और एग्जांपल जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो रेगुलेटेड मार्केट है, वो है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटेड है, उसको कौन रेगुलेट करता है? उसको सेबी, जो हमारा सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको वो स्टॉक मार्केट को आके रेगुलेट करता है, ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। ये आप लोग आगे के लेवल्स पे पढ़ोगे। तो स्टॉक एक्सचेंज एक और एग्जांपल है इसमें, स्टॉक मार्केट, ये भी एक रेगुलेटेड मार्केट है, जहां पे स्टॉक्स यानी शेयर्स का खरीदा बेची किया जाता है, और इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी। सेबी इस पे अपना कंट्रोल बैठा के रखा हुआ है कि कुछ भी होगा तो सेबी को पता होगा कि हो क्या रहा है। तो ये था रेगुलेटेड मार्केट, जहां पे कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शंस है, कोई भी बिना परमिशन कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा अनरेगुलेटेड मार्केट, जहां कोई कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन, अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है, जिसका मर्जी वो चाय का भट्टी बैठाए, राइट? आई होप ये क्लियर होगा। रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड, या जिसको हम फ्री मार्केट भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट आता है वो है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम यानी क्या? वॉल्यूम यानी क्वांटिटी। तो इस केस में हम मार्केट्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? इस बेसिस पे हम मार्केट्स को क्वांटिटी परचेज्ड या सोल्ड के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। अब मान लो हम लोग को नोटबुक खरीदना है, जिस नोटबुक में आप लोग क्लास का नोट्स लिखते हो वो नोटबुक खरीदना है। अब हम लोग कंज्यूमर हैं, ठीक है, हम लोग कंज्यूमर है, एक आध 5-10 नोटबुक खरीदना होगा। सीए अगर कोई कर रहा है तो चलो 2 डजन नोटबुक भी खरीदना पड़ सकता है। तो हम लोग कंज्यूमर हो गए। अब उसी का एक मैन्युफैक्चरर होगा, एक मैन्युफैक्चरर होगा नोटबुक जो बनाएगा। जैसे जो क्लासमेट का नोटबुक है, जो मैक्सिमम लोग क्लासमेट का नोटबुक यूज करते हैं, उसको कौन बनाता है? आईटीसी बनाता है। तो आईटीसी उसका मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। मान लो उसको 10,000 नोटबुक्स बनाने हैं, 10,000 नोटबुक्स बनाने हैं। एट द रेट वो कितने में बनाएगा? 100। वो कितने में बनाएगा? एट द रेट 100 पर बुक में बनाएगा, राइट? 10,000 नोटबुक और एक नोटबुक का 100 रुपया, वो 10,000 नोटबुक 100 रुपया के हिसाब से बनाएगा। अब मैन्युफैक्चरर ने 10,000 नोटबुक, सप्लायर को छोड़ो, सप्लायर से तो सिर्फ वो पेपर लेगा, सप्लायर यहां इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैन्युफैक्चरर ने 10,000 नोटबुक बना लिए। क्या मैन्युफैक्चरर आईटीसी खुद आके आपको बेचेगा? हाँ लो 20 नोटबुक ले लो? नहीं, उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो वो क्या करेगा? तो वो ये 10,000 नोटबुक्स के लिए मान लो 10 होलसेलर अपॉइंट करेगा, 10 होलसेलर अपॉइंट करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ दो, होलसेलर को कभी कभी हम डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं। 10 होलसेलर अपॉइंट करेगा और वो 10 होलसेलर्स को ये 10,000 नोटबुक्स में डिवाइड कर देगा। मान लो एक को बेचा 1000, दूसरे को बेचा 1000, इसी तरह से वो 10,000 को 1000 करके बेच दिया। वो कितने में बेचेगा? लेट से उसने बेचा एट द रेट 120 पे। तो होलसेलर ने 1000 नोटबुक्स खरीदा, एक होलसेलर है, कोई एक होलसेलर मैन्युफैक्चरर के पास जाके
1000 नोटबुक खरीद लिया 120 के हिसाब से, राइट। तो मैन्युफैक्चरर ने 20 रुपया कमा लिया क्वांटिटी पे। अब ये होलसेलर जो 1000 नोटबुक बनाया है, जो 1000 नोटबुक मैन्युफैक्चरर से जाके खरीद लिया 120 के हिसाब से, वो भी आपको आके नहीं बेचेगा कि लो 20 नोटबुक इसमें से ले लो। तो वो क्या करेगा, अब एक होलसेलर क्या करेगा, वो कुछ रिटेलर्स को अपॉइंट करेगा। 1000 नोटबुक एक होलसेलर ने खरीदा है मैन्युफैक्चरर से, वो कुछ रिटेलर्स को अपॉइंट करेगा, 10 रिटेलर, 20 रिटेलर, जितना जिसका इच्छा, वो उतने रिटेलर्स को अपॉइंट करेगा। और रिटेलर कम क्वांटिटी खरीदेगा होलसेलर से, वो और छोटे टुकड़े में अपने 1000 नोटबुक्स को बांट देगा। जैसे एक रिटेलर ने खरीदा 100, उसी होलसेलर से दूसरे रिटेलर ने खरीदा 50। इस तरह से अलग अलग रिटेलर्स एक होलसेलर से जाके खरीदेंगे, राइट। अलग अलग रिटेलर्स होलसेलर से जाके खरीदेंगे। कितने में? अगर होलसेलर ने 120 में नोटबुक खरीदा है मैन्युफैक्चरर से, तो वो रिटेलर को कितने में देगा? मान लो 150 में रिटेलर ने खरीदा होलसेलर से। और अब अगर आपको नोटबुक खरीदना हो क्लास के नोट्स रिकॉर्ड करने, क्लास का नोट्स लिखने के लिए, जॉट डाउन करने के लिए, तो आप अब किसके पास जाएंगे? अब आप रिटेलर के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे भैया 20 नोटबुक दे दो, जो सीए कर रहा होगा। तो आप फाइनली, जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर, जो आप और हम हुए, हम लोग सब, हम जाएंगे रिटेलर के पास और उसको बोलेंगे, और रिटेलर आपको 200 रुपए में आईटीसी का क्लासमेट का नोटबुक बेच देगा। आई होप ये क्लियर है। तो यहां पे क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से सबसे पहले क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर ने 10,000 नोटबुक्स बनाया 100 रुपए में, उसने बेचा 120 में होलसेलर को, 1000 करके उसने 10 होलसेलर अपॉइंट कर लिया और उसने होलसेलर को बेच दिया 120 रुपए में। अब होलसेलर ने रिटेलर को बेचा छोटे क्वांटिटीज में, और रिटेलर ने और छोटे क्वांटिटीज में अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचा। तो होलसेलर क्या कर रहा है, वो बल्क में डील कर रहा है। होलसेलर क्या कर रहा है, होलसेलर बल्क क्वांटिटीज में डील कर रहा है, बल्क क्वांटिटीज में डील कर रहा है। तो ये क्वांटिटी पे कमाता है। 1000 नोटबुक पे एक होलसेलर कमाएगा, इसीलिए प्राइस का मार्जिन यहां छोटा है, 100 और 120 और 50, इसलिए प्राइस का डिफरेंस यहां कम है, क्वांटिटी का वेट यहां पे ज्यादा है। तो जहां पे बल्क क्वांटिटी में डील करेगा, जो बल्क क्वांटिटी में डील करेगा उसको हम होलसेलर बोलेंगे। और उसके बाद जो रिटेलर है, जो स्मॉल क्वांटिटी, छोटे छोटे क्वांटिटीज में, छोटे छोटे टुकड़े में जो डील करेगा, उसको हम बोलेंगे रिटेलर। तो अगर वो छोटे छोटे टुकड़े में डील कर रहा है, स्मॉल क्वांटिटीज में डील कर रहा है, उसके लिए वो प्राइस पे कमाएगा। वो 150 का नोटबुक कंज्यूमर को 200 रुपए में बेचेगा, 50 रुपए एक नोटबुक पे कमाएगा, क्योंकि वो छोटे क्वांटिटीज में डील कर रहा है, वो क्वांटिटी पे नहीं कमा रहा। होलसेलर कौन हुआ, जो बल्क क्वांटिटीज में डील करे। रिटेलर कौन हुआ, जो स्मॉल क्वांटिटीज में डील करे। आई होप वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस में आपका क्लियर होगा। होलसेलर एंड रिटेलर, होलसेलर कौन, जो बल्क में डील कर रहा है, रिटेलर कौन, जो स्मॉल क्वांटिटीज में डील कर रहा है। होलसेलर क्वांटिटी पे कमाता है, रिटेलर प्राइस पे कमाता है, राइट। लास्ट जो एक हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट्स को क्लासिफाई करने का एक लास्ट हेडिंग बचा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के बेसिस पे हम मार्केट्स को ब्रॉडली दो में बांटते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे कंपटीशन बहुत डिफाइंड है, बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स है। अभी हम एग्जांपल से देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ टर्म सुनो। कंपटीशन में क्या होता है, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में और ब्रॉड हेडिंग्स होते हैं, जिसको हम अभी डील करेंगे। तो अभी के लिए हमने 5 हेडिंग्स देखा है।
कंपटीशन वाला चीज हम लास्ट में देख लेंगे, अभी हम कंपटीशन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो एज ऑफ नाउ हम ये चार्ट को 5 जो हमने डील किया है, 5 जो हमने देखा है वो एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, एरिया के बेसिस पे क्या होता है। एरिया के बेसिस पे पहला आया लोकल मार्केट, दूसरा आया रीजनल। लोकल में हमने देखा था पेरिशेबल कमोडिटीज, बल्की आर्टिकल्स। रीजनल में हमने देखा था रसगुल्ला, वड़ा पाव, छोले कुलचे। उसके बाद नेशनल, जिसमें हमने टाटा नानो का एग्जांपल लिया था, और इंटरनेशनल, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था रोल्स रॉयस का। राइट। इंटरनेशनल मार्केट में यूजुअली कमोडिटीज भी ट्रेड किए जाते हैं। जैसे कि मान लो कोई कंट्री जैसे इंडोनेशिया में रबड़ बहुत बनता है, रबड़ का प्रोडक्शन इंडोनेशिया में बहुत है, और चाइना में रबड़ नहीं बनता, तो चाइना इंडोनेशिया से रबड़ इंपोर्ट करता है। राइट, क्योंकि चाइना में रबड़ नहीं बनता, इंडोनेशिया में रबड़ बनता है, थाईलैंड में रबड़ बनता है, तो चाइना इन दोनों कंट्रीज से रबड़ इंपोर्ट करेगा। तो वो हुआ इंटरनेशनल मार्केट। यूजुअली इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज का ट्रांजैक्शन होता है, गोल्ड सिल्वर एग्जांपल, रबड़ एग्जांपल, कॉटन एग्जांपल, कमोडिटीज का ट्रेडिंग होता है। फिर नेक्स्ट आया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में हमने देखा वेरी शॉर्ट, जिसमें पेरिशेबल कमोडिटीज का एग्जांपल हमने लिया था। उसके बाद शॉर्ट में टेक्सटाइल, कपड़ों का एग्जांपल लिया था। फिर लॉन्ग, ऑटोमोबाइल्स वाला एग्जांपल, एंड देन लास्ट में वेरी लॉन्ग, एयरप्लेन मार्केट, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरी लॉन्ग। इसको हम सेक्युलर भी बोलते हैं, तो ये सेक्युलर मार्केट भी है। राइट। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हमने देखा था स्पॉट, जिसमें इमीडिएट डिलीवरी है, एंड नेक्स्ट फ्यूचर, जिसमें डिलीवरी फ्यूचर में होगा, आज हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। उसके बाद हम आए फोर्थ टाइप, जिसमें रेगुलेशन के हिसाब से हमने मार्केट में डिवाइड किया था। पहला क्या था, रेगुलेटेड, सिगरेट का फैक्ट्री, दारू का फैक्ट्री हर कोई नहीं बना सकता। दूसरा क्या था, दूसरा था अनरेगुलेटेड, या जिसको हम बोलेंगे फ्री मार्केट, चाय का भट्टी हर कोई बैठा सकता है। नेक्स्ट आया वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। वॉल्यूम यानी क्वांटिटी के हिसाब से क्या क्या था, होलसेलर, वो बल्क क्वांटिटी में डील करता है, वो क्वांटिटी पे कमाता है। और दूसरा क्या आया, रिटेलर, वो होलसेलर से खरीद के कंज्यूमर को बेचता है, वो छोटे क्वांटिटीज में डील करता है, तो वो प्राइस पे कमाता है। अब नेक्स्ट आया कंपटीशन, जिसपे हमने 2 हेडिंग्स हमने देखा है। कंपटीशन 2 टाइप का होता है, एक परफेक्ट और दूसरा इम्परफेक्ट। इस पे अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। एक बार आप लोग इस पूरे चीज को कहीं पे नोट कर लो, बस एक पिक्चर ले लो, नोट नहीं करना, ताकि एक समरी के तरह से काम करे। तो अब हम लोग कंपटीशन में आते हैं। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। कंपटीशन में मार्केट को कितने टर्म्स में, कितने सेक्शंस में या कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। 2 टाइप्स होता है ब्रॉडली, एक परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। होता क्या है, सब एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो, एक सब्जी मंडी को इमेजिन करो, एक सब्जी मंडी है। इसमें कभी भी अगर कोई सब्जी मंडी गया होगा तो पता होगा, इसमें बहुत सारे सेलर्स बैठते हैं। यहाँ पे कोई एक सेलर नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए रहते हैं। अगर आलू खरीदना है तो एक आलू का ही आपको 5 या 6, 7 पता नहीं कितने सारे सेलर्स बैठे हुए मिल जाएंगे। सिमिलरली हर एक सब्जी के बहुत सारे सेलर्स होते हैं, एंड नॉट जस्ट सेलर्स, यहाँ ये सब्जी मंडी में बहुत लोग भी जाएंगे सब्जी खरीदने के लिए, देयरफॉर देयर आर अ लॉट ऑफ बायर्स आल्सो। तो एक सब्जी मंडी में
बहुत सेलर्स भी बहुत ज्यादा हैं एंड बायर्स भी बहुत सारे हैं। तो द नंबर ऑफ बायर्स एंड द नंबर ऑफ सेलर्स इज वेरी लार्ज। तो अगर अब इमेजिन करो सब्जी मंडी है, बहुत सारे सेलर्स हैं और खरीदार भी बहुत है, बायर्स भी बहुत सारे हैं। तो मान लो एक सेलर अगर आलू का 15 रुपया बोला और वही दूसरा सेलर आलू का 10 रुपया बोल दिया, तो जो 10 रुपया बोल रहा है आलू के लिए, सारे बायर्स उसी से आलू लेंगे। तो इसीलिए कोई भी सेलर प्राइस चेंज नहीं कर पाएगा। अगर आलू का 10 रुपया है मार्केट में, सारे सेलर्स को 10 रुपया में ही बेचना पड़ेगा। अगर कोई एक प्राइस बढ़ा दिया तो उससे कोई नहीं खरीदेगा। और सिमिलरली बहुत सारे बायर्स हैं, तो स्टैंडर्ड रेट है, अगर आलू का 10 रुपये तो वो 10 रुपया में ही लेगा, वो 8 रुपया में नहीं खरीद पाएगा क्योंकि वहां पे कोई 8 रुपया में बेचेगा नहीं। तो यहां पे परफेक्ट कंपटीशन है। सेलर्स में भी प्राइस ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है, बायर्स में भी प्राइस ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है क्योंकि बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे बायर्स है। तो अगर प्राइस वेरी किया तो कोई और सेलर या बायर आ जाएगा, राइट। अगर प्राइस इंक्रीज कर दिया तो उसके बायर्स दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे, राइट। तो सब्जी मंडी में कोई भी एक सब्जी बेचने वाला अपने सब्जियों के दाम नहीं बढ़ा सकता, वरना बाकी सब्जी बेचने वाले लोग के पास सारे बायर्स चले जाएंगे। एंड सिमिलरली कोई भी बायर जिसको अगर सब्जी खरीदना है तो वो किसी भी सेलर से बहुत कम दाम में नहीं खरीद पाएगा क्योंकि बाकी सेलर्स उसको कम दाम में नहीं बेचेंगे। तो यहां पे देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन होता है। अब हर सेलर को सिमिलर प्राइस क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि जो वो सामान दे रहा होगा वो भी सेम होगा। अगर आलू है तो 10 सेलर के पास जो आलू रहेगा उसका भी तो क्वालिटी मोटा मोटी सेम होगा। ऐसा नहीं है कि एक सेलर 12 रुपया ले रहा है, उसका आलू बहुत बढ़िया, और दूसरा जो 10 रुपया ले रहा है उसका आलू का क्वालिटी खराब, वो सड़ा हुआ आलू दे रहा है। नहीं, आलू सब ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी या सेम ग्रेड के देंगे। तो इसीलिए ये होमोजीनियस गुड्स है। यहां पे जो 10 सेलर बैठे हैं एक सब्जी मंडी में, वो 10 के 10 सेलर्स ऑलमोस्ट सेम या एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट्स बेचेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स क्या हुआ? एक, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, इसीलिए कोई भी सेलर प्राइस कमांड नहीं कर सकता। और दूसरा, यहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, इसीलिए कोई भी बायर भी प्राइस कमांड नहीं कर सकता। और तीसरा क्या है, इसमें होमोजीनियस गुड्स है। होमोजीनियस गुड्स क्या होते हैं हम लोग बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए होमोजीनियस गुड्स क्या है? जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। आलू अगर आप 3 जगह से ले लो तो आलू आलू ही रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि पहले वाला आलू को उबलने में 10 मिनट लगा तो दूसरे वाले को 15 मिनट लगेगा, नहीं, आलू आलू ही रहेगा। तो यहां पे होमोजीनियस गुड्स हैं, सेम या सिमिलर गुड्स होंगे, इसीलिए प्राइस भी ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे बायर्स है, राइट। तो ये था परफेक्ट कंपटीशन, राइट। इसमें सब्स्टिट्यूट हो गए, एक अगर प्राइस बढ़ाया दूसरे के पास चले जाएंगे, तो इसलिए कोई प्राइस नहीं बढ़ा सकता ज्यादा। परफेक्ट कंपटीशन एक। दूसरा, इसका ऑपोजिट इम्परफेक्ट कंपटीशन, जो अब हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हमको इस पे डिस्कशन करना है। अब एक दो चीज समझते हैं। बायर और सेलर। बायर को हम एक टर्म और बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, जिसका नाम है सोनी। बायर को हम सोनी बोलते हैं, ये साइलेंट सोनी बोलते हैं। और सेलर को हम पॉली बोलते हैं। सेलर इज ऑल्सो नोन एज पॉली, बायर इज ऑल्सो नोन एज सोनी। पी इज साइलेंट, तो सोनी।
सोनी एंड पॉली। इससे बन के आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन का एक इंपॉर्टेंट मार्केट टाइप, जिसको हम बोलते हैं मोनोपोली, राइट। मोनोपोली ध्यान से अगर समझे, पॉली मतलब क्या, अभी हमने देखा सेलर, और मोनो माने क्या, मोनो माने वन, मोनो मतलब यूनिक वन। तो मोनोपोली इज अ टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जिसमें एक ही सेलर होगा, एक ही सेलर होगा, बायर्स बहुत सारे होंगे, क्योंकि यहां पे बायर के टर्म्स में क्लासिफाई नहीं किया जा रहा, यहां सेलर के व्यू पॉइंट से क्लासिफाई किया जा रहा है। यूजुअली हम हमेशा सेलर के टर्म्स में ही बात करेंगे, इसीलिए मोनोपोली यानी वन सेलर। और वही अगर लेट से मोनोसोनी होता, मोनोसोनी अगर होता तो वहां पे क्या होता, वन बायर। पर वो हमारा डिस्कशन अभी नहीं होगा, अभी हम सेलर के व्यू पॉइंट से डिस्कस करेंगे मोनोपोली। बस जान लेते हैं मोनोसोनी भी होता है, राइट। तो मोनोपोली क्या हुआ अभी समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। एक एग्जांपल देखो इंडियन रेलवेज का। अब अगर इंडिया में किसी को ट्रेन से कहीं ट्रैवल करना है, मान लो मुंबई से दिल्ली जाना है, या दिल्ली से बैंगलोर जाना है, या कहीं पे भी जाना है, और ट्रेन यूज करना है, ट्रेन के थ्रू जाना है, तो उसको इंडियन रेलवे से ही टिकट खरीदना पड़ेगा, इंडियन रेलवेज के ही ट्रेन से जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में ट्रेन और कोई नहीं चलाता, सिर्फ इंडियन रेलवेज चलाता है। तो ट्रेन सर्विस इंडिया में सिर्फ एक सेलर है ट्रेन सर्विस का, कौन, इंडियन रेलवेज। तो देयरफॉर मोनोपोली क्या हुआ, वन सेलर इंडियन रेलवेज फॉर एग्जांपल। तो यहां पे क्या है, देयर इज ओनली वन सेलर। सेलर तो एक है, पर क्या बायर भी एक है, बिल्कुल भी नहीं। इंडियन रेलवेज क्या कोई एक जन यूज करेगा, नहीं, पूरा इंडिया इंडियन रेलवेज यूज करता है, पूरा इंडिया इंडियन रेलवेज का सर्विस यूज करता है। अलग अलग ट्रेन से अलग अलग लोग अलग अलग जगह जाते हैं एवरी सिंगल डे। तो इसमें बायर्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एग्जिस्ट करेंगे, राइट। सेलर एक होगा, बायर्स बहुत सारे होंगे, और प्रोडक्ट या जो गुड या सर्विस होगा, इस केस में सर्विस है, इंडियन रेलवे सर्विस प्रोवाइड करता है, जो सर्विस होगा वो यूनिक होगा, उसका और कोई सेलर नहीं है, जाहिर सा बात है। तो इसका और कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है, जो हम डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ के आ रहे हैं, सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रोडक्ट या सर्विस का और कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। इंडिया में क्या और कोई ट्रेन सर्विस प्रोवाइड करता है, हाँ, मेट्रो सर्विस जरूर प्रोवाइड करता है। वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली में दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट मेट्रो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पर इंडियन रेलवेज का क्लोज सब्सटीट्यूट कोई नहीं है, कोई और ट्रेन सर्विस नेशनल लेवल पे ऑपरेट नहीं करता। तो इसीलिए इसका जो प्रोडक्ट या जो गुड या सर्विस होगा मोनोपोली के केस में, वो यूनिक होगा, वहां पे वो बहुत डिफरेंशिएटेड होगा, जो हम पढ़ के आ रहे हैं, और हम आगे भी इसको डिफरेंशिएटेड होमोजीनियस को आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए क्या, डिफरेंशिएटेड यानी ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अपना गुड या सर्विस प्रोवाइड करता है। सॉरी, इंडियन रेलवेज का जो सर्विस है वो यूनिक है, यानी वो डिफरेंशिएटेड है, वो और कोई प्रोवाइड नहीं करता, उसके सब्सटीट्यूट्स ही नहीं है मार्केट में। तो देयरफॉर इस केस में क्या है, एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट या गुड भी बोल सकते हैं इसको, और सर्विस विदाउट एनी क्लोज सब्सटीट्यूट्स, राइट। अब मोनोपोली हम लोग ने समझा। अब परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट्स या होमोजीनियस सर्विसेज,
परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट टाइप हुआ जिसका एग्जांपल है सब्जी मंडी। एक उसका दूसरा ऑपोजिट एक्सट्रीम है मोनोपोली, जो अभी हमने देखा इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट आता है, जिसमें एक ही सेलर होगा। एक एक्सट्रीम है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और एक दूसरा एक्सट्रीम है सिंगल सेलर जो डिफरेंशिएटेड सर्विस सेल करे या प्रोडक्ट सेल करे। ये दोनों ही एक कोई भी इकोनॉमी में, इंडिया भी मान लो, ये दोनों ही बहुत लो लेवल पे ऑपरेट करते हैं, इनका बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं रहता। इन दोनों के बीच में और दो मार्केट टाइप्स होता है जो इनपरफेक्ट कंपटीशन में आएगा। इन दोनों के बीच में और दो मार्केट टाइप्स होता है जिसका नाम क्या है? पहला, उसको हम बोलते हैं ओलिगोपोली। पॉली माने सेलर्स, अभी हमने जो देखा है पॉली मीनिंग सेलर, ओलिगो मीनिंग फ्यू, मोनोपोली मतलब वन सेलर, ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, तो फ्यू सेलर्स। अब एक एग्जांपल से समझते हैं ओलिगोपोली। देखो, सबको पता है इंडिया में टेलीकॉम स्पेस, टेलीकॉम सेक्टर में कितने प्लेयर्स हैं? मेन प्लेयर्स जो हैं, और भी छोटे बहुत प्लेयर्स हैं, बीएसएनएल वगैरह है, पर मेन प्लेयर्स जो हैं वो क्या है? अब ये दोनों तो चलो अब ये मर्ज हो गए, इसका नया पिक्चर नहीं था, वोडाफोन आइडिया एक हो गया। मेन प्लेयर्स तीन ही है, एक जो मार्केट लीडर जियो, दूसरा सेकंड आता है एयरटेल, और तीसरा इन दोनों को मिला के अब जो है वोडाफोन आइडिया, राइट। और भी बहुत छोटे मोटे प्लेयर्स है, पर हम इन तीनों का एग्जांपल लेते हैं। तो इस केस में क्या है? ओलिगोपोली में पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फ्यू सेलर्स है, बहुत सारे सेलर्स नहीं है। बायर्स तो ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ही होंगे, क्योंकि हम सेलर के टर्म्स में क्लासिफाई करें तो हर बार बायर्स तो लार्ज ही होंगे, राइट। तीसरा, क्या ये जो प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं, क्या वो डिफरेंशिएटेड है या होमोजीनियस है? वो इनके बीच में रहता है, वो पूरा सेम नहीं है। जियो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सिमिलर जरूर है एयरटेल के सर्विस के साथ, पर पूरा सेम नहीं है। कहीं पे जियो का नेटवर्क आएगा, कहीं पे एयरटेल का नेटवर्क आएगा, कहीं पे जियो का नेटवर्क नहीं आएगा, तो वो पूरा सेम नहीं है, और वो पूरा डिफरेंशिएटेड भी नहीं है, वो इन दोनों के बीच में रहता है। वो होमोजीनियस और कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड के बीच में रहता है, वो समवॉट डिफरेंशिएटेड रहता है। अलग अलग लोग अलग अलग सर्विस जरूर बेचेंगे, पर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स काफी हद तक मिलता जुलता होगा और कुछ हद तक अलग भी होगा। तो समवॉट डिफरेंशिएटेड, कुछ केसेस में डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, कुछ केसेस में डिफरेंशिएटेड नहीं हो सकता है। जैसे टेलीकॉम के केस में बहुत डिफरेंशिएटेड नहीं है, वो मोटा मोटी सिमिलर सर्विस ही प्रोवाइड करे। पर एक दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल देखें, ऑटोमोबाइल्स, मारुति, ह्यूंडई, टोयोटा, ये सब का एग्जांपल लो, तो इस केस में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है। जो गाड़ी मारुति बना रहा है वो गाड़ी बीएमडब्ल्यू नहीं बना रहा है, वो अलग सेगमेंट हो गया। जो गाड़ी ह्यूंडई बना रहा है वो गाड़ी टोयोटा नहीं बना रहा, राइट। तो यहां पे डिफरेंशिएशन ज्यादा है। तो ओलिगोपोली में कुछ केस ऐसा होगा जहां पे डिफरेंशिएशन बहुत कम होगा, जैसे टेलीकॉम, और कुछ केस ऐसा होगा जहां डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा होगा प्रोडक्ट्स में, जैसा ऑटोमोटिव्स। आई होप ये वाला चीज क्लियर होगा। ओलिगोपोली जिसको हम बोलते हैं फ्यू सेलर्स, राइट। अभी हम सबका बेसिक समझ रहे हैं, हमको सब ये पूरा चैप्टर जो है वो ये 3-4 मार्केट टाइप जो है कंपटीशन वाला, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सब के ऊपर ही है पूरा चैप्टर। तो हम सबको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले नेक्स्ट क्लास है, पर अभी के लिए एक जिस्ट में, एक ब्रीफ में सबको समझना है। ओलिगोपोली आप लोग को क्लियर होगा। अब ओलिगोपोली क्लियर है, तो नेक्स्ट जो एक मार्केट टाइप आता है
जिसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें क्या होता है फटाफट से देखते हैं। ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट्स रेस्टोरेंट्स में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग सोचे रेस्टोरेंट्स बहुत सारे कहीं पे भी, कोई भी सिटी या कोई भी स्टेट ले लो, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, पर परफेक्ट कंपटीशन जितने नहीं उससे कम होंगे ऑफ कोर्स, पर ओलिगोपोली जितने कम भी नहीं होंगे उससे ज्यादा होंगे। तो बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, और ऑब्वियसली बायर्स भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ही होंगे हर केस में। अब एक चीज समझो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को हमको कंपेयर करना है परफेक्ट कंपटीशन से। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या देखा था, उसमें जो प्रोडक्ट है, जो गुड या सर्विस ट्रांजैक्ट हो रहा है, जो बेचा जा रहा है, जो खरीदा जा रहा है, वो होमोजीनियस है, वो सेम है। एक सब्जी मंडी में एक सेलर जो बेचेगा वही दूसरा भी बेचेगा। पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है प्रोडक्ट में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। एक रेस्टोरेंट, मान लो बारबेक्यू का एग्जांपल लेते हैं, एक रेस्टोरेंट का अगर कुछ एक स्पेशलिटी है, कोई एक फेवरेट डिश है, तो वो दूसरे का नहीं होगा। जैसा इस एग्जांपल में, मान लो KFC इज फेमस फॉर, क्या चीज के लिए फेमस है? वो चिकन के लिए फेमस है, राइट? और सबवे जैसा क्या चीज के लिए फेमस होगा? सबवे अपने बर्गर्स सैंडविचेस के लिए फेमस है, सबवे का जो सैंडविच है उसके लिए फेमस होता है, राइट? तो अलग अलग चीज, अलग अलग रेस्टोरेंट्स अलग अलग चीजों के लिए फेमस होंगे, कोई एक उनका स्पेशलिटी डिश होगा, इसीलिए यहां पे डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। और इनफैक्ट जाहिर सा बात है, अगर आप इनफैक्ट कोई भी दो चाइनीज रेस्टोरेंट में भी चले जाओ, पर टेस्ट में फर्क होगा, इट कैन नॉट बी एग्जैक्टली सेम। पर वही अगर आप अलग अलग दो लोग से आलू खरीदो तो टेस्ट में फर्क नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। तो टाइप्स ऑफ मार्केट्स में हमने 4 टाइप्स देखे हैं, ब्रॉडली 2 देखे हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। एक ऊपर वाला चार्ट साथ साथ फिल भी कर लेते हैं। तो हमने जो देखा है वो हमने देखा है परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन का एक एक्सट्रीम हुआ मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन इज वन एक्सट्रीम जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बायर्स वगैरह होंगे, और इम्परफेक्ट में मोनोपोली इज अदर एक्सट्रीम। इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो यूजुअली ऑपरेट करता है वो क्या है? वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो है मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। और तीसरा जो हमने देखा था, जो एक एक्सट्रीम पे ऑपरेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मोनोपोली, राइट? परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट टाइप, इम्परफेक्ट कंपटीशन दूसरा मार्केट टाइप, जिसका और 3 पार्ट्स है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। अब फटाफट से हम सब कुछ सारी चीजें हमने समझ लिया है, बस एक टेबल हम फिल कर लेते हैं जिससे हम लोग को एक क्रिस्प आइडिया लग जाएगा कि कौन से टाइप में क्या कैरेक्टरिस्टिक या क्या फीचर एग्जिस्ट करता है। खुद आप लोग बोल बोल के फिल करो दिमाग में, ट्रस्ट में अभी सब चीज बैठ जाएगा। ब्रॉडली ये मार्केट टाइप्स क्या चीज से डील करते हैं, फिर ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्लास से हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलो
एक एक करके। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन का बात करें, नंबर ऑफ सेलर्स, 4 हेडिंग्स है, उस पे हम लोग को क्लासिफाई करना है, राइट। नंबर 1 नंबर ऑफ सेलर्स, सबसे ज्यादा किस में है परफेक्ट कंपटीशन में, सबसे कम किस में है मोनोपोली में। मोनोपोली में तो सिर्फ 1 सेलर ही होएगा। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे होंगे। मोनोपोलिस्टिक में भी बहुत सारे होंगे पर परफेक्ट से थोड़े कम, तो यानी लार्ज। कुछ भी अगर कहीं पे भी डाउट हो, जस्ट एग्जांपल इमेजिन कर लेना। परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल सब्जी मंडी, वेजिटेबल मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल रेस्टोरेंट मार्केट। ओलिगोपोली का एग्जांपल, ओलिगोपोली का तो बहुत सारा मिल जाएगा। एग्जांपल 2 तो हमने डिस्कस कर लिया है, एक टेलीकॉम सेक्टर, दूसरा ऑटोमोटिव्स, और मोनोपोली सिर्फ एक मिलेगा इंडिया में ब्रॉडली अगर देखें, जो इंडियन रेलवेज। एग्जांपल इमेजिन कर लेना, सारा चीज अपने आप फिल होता चला जाएगा। तो नंबर ऑफ सेलर मोनोपोलिस्टिक में लार्ज होंगे, परफेक्ट से कम, और ओलिगोपोली में क्या है, फ्यू। ओलिगोपोली एंड मोनोपोली में तो नाम से जाना है, ओलिगो माने फ्यू, पॉली माने सेलर्स, मोनो मतलब 1, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, नहीं, वहां तो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है, तो डिफरेंशिएशन में हम नन लिख सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, वाई डज इट नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है, होमोजीनियस गुड्स एंड सर्विसेज है, राइट। नेक्स्ट अगर हम आए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, होमोजीनियस गुड्स एंड सर्विस नहीं है, डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता जरूर है, पर डिफरेंशिएशन का जो डिग्री है वो छोटा है, वो कम है। तो डिफरेंशिएशन में यहां पे स्लाइट डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। और ओलिगोपोली का हम डिस्कस करते हैं। मोनोपोली में तो डिफरेंशिएशन बहुत हद तक होता है, क्योंकि उसका कोई कंपेटिटर ही नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। तो देयरफॉर मोनोपोली में डिफरेंशिएशन का जो डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन है दैट इज द हाईएस्ट। तो इसमें हम लिख सकते हैं एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ही नहीं है, एक ही सेलर होगा जो बेच रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक यूनिक प्रोडक्ट या यूनिक सर्विस ही बेच रहा होगा, राइट। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज आता है ओलिगोपोली में। ओलिगोपोली में हम लोग बाद में रीजन डिस्कस करेंगे, पर इस केस में कहीं केस, कुछ केसेस में हो सकता है डिफरेंशिएशन नहीं हो, कहीं केस, कुछ केसेस में हो सकता है बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करे। तो इस केस में क्या डिफरेंशिएशन होगा, नन टू सब्सटेंशियल। जैसे टेलीकॉम स्पेस में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत छोटा है, और ऑटोमोटिव स्पेस में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा है। तो ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ना के बराबर भी हो सकता है या काफी ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां पे नन टू सब्सटेंशियल होगा। क्यों होगा ये, वो हम लोग जब ओलिगोपोली को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक चीज समझना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है हम समझ के आए हमने डिमांड सप्लाई वाले चैप्टर में। अब एक चीज समझना, परफेक्ट कंपटीशन, एक सब्जी मंडी, बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे बायर्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ, कोई भी एक सेलर अगर अपना प्राइस बढ़ा दिया तो क्या उससे कोई भी सब्जी खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा। वो सारे लोग बाकी सेलर्स के पास चले जाएंगे सब्जी खरीदने के लिए, जो लोग कम दाम में बेच रहे होंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा है, वो ऑलमोस्ट उसको बोला जाता है इनफाइनाइट, नेक्स्ट टू इनफाइनाइट बोला जाता है, क्योंकि यहां आपने 1 रुपया भी बढ़ा दिया तो आपसे कोई नहीं खरीदेगा, वही बगल वाले सेलर के पास से हम सब्जी खरीद लेंगे, राइट। दूसरा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे कम किस में होता है, सबसे कम वो होता है मोनोपोली में। मोनोपोली में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मोनोपोली में वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वहां पे एक ही सेलर है। अब अगर एक चीज समझो, इंडियन रेलवेज कल टिकट का प्राइस 100 रुपया भी बढ़ा दे, 1000 रुपया भी बढ़ा दे, क्या कोई और ऑप्शन है? अगर बॉम्बे टू गोवा मान लो जाना है तो ट्रेन ही है, बस एक अलग मोड हो गया, उसमें वो सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। पर अगर
ट्रेन पे 100 रुपया बढ़ा दिया जाए तो अगर किसी को जो ट्रेन से ही जाना है वो ट्रेन से ही जाएगा। तो इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहां पे बहुत छोटा होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी होगा, राइट। अब नेक्स्ट जो हमारा दो मार्केट टाइप्स बचा है, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। अब ऑब्वियसली अगर इनफाइनाइट है परफेक्ट कंपटीशन में, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, और सबसे कम है मोनोपोली में, तो इनफाइनाइट से कम किस में होगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो यहां पे लार्ज इलास्टिसिटी होगा। रेस्टोरेंट्स प्राइस बढ़ा सकते हैं पर एक सर्टेन लेवल तक बढ़ा सकते हैं, बहुत कम बढ़ाएंगे। अगर मान लो अगर कोई चाइनीज रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा ही प्राइस बढ़ा दिया, आप कोई और ऑल्टरनेटिव चाइनीज रेस्टोरेंट खोज लोगे, राइट। तो इसीलिए यहां पे भी लार्ज लेवल ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करता है। उससे और थोड़ा कम होता है, बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली प्राइस इलास्टिसिटी होता है ओलिगोपोली में। यहां पे इलास्टिसिटी नहीं, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है। अगर मारुति अपना गाड़ी का दाम थोड़ा सा बढ़ा दे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, आपके पास क्या ही तो चॉइस है, दूसरा एक चॉइस है Hyundai, राइट। तो यहां पे भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्मॉल रहता है। मोनोपोली से थोड़ा ज्यादा जरूर रहेगा पर यहां पे भी इलास्टिसिटी तो कम ही रहेगा, क्योंकि अगर गाड़ी का दाम 20,000 रुपया बढ़ भी जाए तो ऐसा नहीं है कि आप कोई और के पास जाके गाड़ी खरीदोगे, आप उसी से खरीदोगे, नेगोशिएट करोगे पर खरीदोगे उसी से। तो यहां पे इलास्टिसिटी कम हो जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है दैट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस। डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस माने क्या? सेलर का क्या एबिलिटी है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करे, प्राइस को वो कमांड कर सके। यहां चलो वो क्षमता रखता हो कि हम गुड के प्राइस को बढ़ा सकता है। परफेक्ट कंपटीशन में तो वो होता ही नहीं है, कोई भी अपने सब्जी का दाम नहीं बढ़ा सकता, तो यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। परफेक्ट कंपटीशन में डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस किसी सेलर के पास नहीं है, तो वहां पे डिग्री ऑफ कंट्रोल है ही नहीं। वही सेम चीज अगर हम दूसरे एक्सट्रीम मोनोपोली में जाके देखें, एक ही सेलर है, इंडियन रेलवेज डिसाइड करेगा उसके टिकट का दाम क्या होना चाहिए, उसको कोई रोकने या टोकने वाला नहीं है। तो इंडियन रेलवेज अपने टिकट का दाम कमांड कर सकता है, वो चाहे तो प्राइस बढ़ा सकता है, चाहे तो प्राइस गिरा सकता है। तो यहां पे डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस रहेगा और काफी रहेगा, तो वेरी कंसिडरेबल हम लिखते हैं। नेक्स्ट अब ये दो एक्सट्रीम्स हो गए, राइट। परफेक्ट कंपटीशन में डिग्री ऑफ कंट्रोल है ही नहीं, मोनोपोली में कंसिडरेबल लेवल ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। इन दोनों के बीच में आएगा मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक में डिग्री ऑफ कंट्रोल है, अगर कोई मान लो कोई एक रेस्टोरेंट जैसे बारबेक्यू एग्जांपल हुआ, बारबेक्यू अगर अच्छा क्वालिटी ऑफ चाइनीज ऑफर कर रहा है तो ठीक है, लोग उसको देंगे, कुछ एक्स्ट्रा वो कमांड कर सकता है, अ लिटिल बिट ऑफ प्रीमियम प्राइस, पर उस पर भी एक लिमिट है, वो बहुत ज्यादा नहीं कमांड कर सकता, अदरवाइज लोग दूसरे चाइनीज रेस्टोरेंट में चले जाएंगे खाना खाने। तो यहां पे है, यहां पे सम डिग्री ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। वही सेम चीज ओलिगोपोली में है, सम डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस एग्जिस्ट करता है। मारुति चाहे तो अपने गाड़ी का दाम बढ़ा जरूर सकता है, पर ऐसा नहीं है कि Hyundai कुछ नहीं बढ़ा रहा और मारुति बढ़ाता चला जाए, नहीं, उसको भी एक लिमिट तक ही वो बढ़ा सकता है। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट जरूर करता है पर मन चाहा नहीं है, एक लिमिट तक ही एग्जिस्ट करता है। तो ये था टोटल हम लोग का समरी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स, जिसमें हमने पढ़ा है परफेक्ट कंपटीशन एक एक्सट्रीम, दूसरा एक्सट्रीम मोनोपोली, और इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में जो मैक्सिमम मार्केट टाइप्स हमें देखने को मिलता है इम्परफेक्ट कंपटीशन में, वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। आई होप ये आप लोग को समझ आया होगा। एक बार हम ये फुल स्क्रीन कर देता है, आप लोग इसको प्लीज कॉपी कर लो, नोट कर लो। आई होप आप लोग को ये पूरा क्लियर होगा। ये था हम लोग का इकोनॉमिक्स टाइप्स ऑफ मार्केट्स के लिए फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।